आज हम ब्रिटिश राज की उन आर्थिक नीतियों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत की सूरत ही पूरी तरह बदल कर रख दी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ टैक्स वसूलने का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक पूरा प्लान था। मकसद साफ था, इंडिया की पूरी इकोनॉमी को ऐसे तोड़ो मरोड़ो कि वो ब्रिटिश सिस्टम को फायदा पहुंचाए। हाँ, भारत को कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामान का एक खुला बाजार बनाना, यही असली खेल था। बिल्कुल। और इस पूरे खेल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखना। 3 चरण? हाँ, अंग्रेजों की रणनीति समय के साथ कैसे बदली, इसे हम 3 चरणों में देख सकते हैं। हर चरण का अपना एक अलग मकसद था, अपना अलग तरीका। अच्छा, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक तरह की केस स्टडी है कि कैसे एक देश की अर्थव्यवस्था को सुनियोजित तरीके से दूसरे देश के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस केस स्टडी को खोलते हैं। पहला चरण, जिसे वाणिज्यिक चरण या मर्केंटिलिस्ट फेज कहा जाता है, जो मोटे तौर पर 1757 से 1813 तक चला। जी। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंडा क्या था? देखिए, इस दौर में कंपनी का एक ही मकसद था, व्यापार पर एकाधिकार और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। मुनाफा? हाँ, 1765 में जब उन्हें बंगाल की दीवानी मिली तो उनके हाथ समझिए एक जादुई चिराग लग गया। दीवानी मतलब लगान वसूलने का अधिकार? बिल्कुल। अब सोचिए उन्होंने क्या किया। वे इसी लगान के पैसे से, यानी भारत के ही पैसे से, भारतीय माल जैसे मसाले, सूती कपड़े, रेशम खरीदते थे। 1 मिनट। हाँ। और उसे यूरोप में बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाते थे। ये थोड़ा समझने वाली बात है। मतलब वो भारत से पैसा लेकर उसी पैसे से भारत का सामान खरीदकर उसे बाहर बेच रहे थे। जी हाँ। इसमें तो ब्रिटेन से कोई पैसा भारत आया ही नहीं। यही तो खेल था। इसी को आगे चलकर धन का बहिर्वाह या ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत कहा गया। अच्छा, ये एक ऐसा एक तरफा सौदा था जहां भारत को बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था। वाह। कल्पना कीजिए कोई आपकी जेब से पैसे निकालकर आपसे ही आपका सामान खरीदे और फिर उस सामान को बेचकर मुनाफा भी अपनी जेब में रख ले। ये ठीक वैसा ही था। मुनाफा भी उनका और लागत भी हमारी। ठीक है, तो ये पहला चरण था। लेकिन फिर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रियां लगने लगी। हाँ बिल्कुल। इससे तो खेल बदलना ही था। यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है औद्योगिक पूंजीवाद का। बिल्कुल। 1813 का चार्टर एक्ट यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस एक्ट ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। तो अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आ सकता था? हाँ, कोई भी। इसे मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड का नाम दिया गया, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असल में ये मुक्त व्यापार सिर्फ अंग्रेजों के लिए था, भारतीयों के लिए नहीं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को 2 चीजें चाहिए थी। क्या? एक, उन्हें चलाने के लिए सस्ता कच्चा माल, खासकर कपास। और 2, फैक्ट्रियों में बने माल को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार। और दोनों के लिए भारत से अच्छी जगह क्या हो सकती थी? बिल्कुल। तो अब भारत की भूमिका बदल गई। भारत अब तैयार माल का निर्यातक नहीं रहा, बल्कि कच्चे माल का सप्लायर बन गया और ब्रिटेन से आने वाले तैयार माल का खरीदार। मतलब दोहरा शोषण। हमारा कच्चा माल सस्ते में खरीदो और अपना तैयार माल हमें ही महंगे में बेचो। यही तो हम एक विश्व स्तरीय उत्पादक से सिर्फ एक सप्लायर और ग्राहक बनकर रह गए। ये तो सिर्फ कुछ दशकों में एक बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। इसके बाद तीसरा चरण आता है 1860 के बाद का, जिसे वित्तीय पूंजीवाद या फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का दौर कहा गया। पहले व्यापार, फिर उद्योग, तो अब पैसा कहाँ लग रहा था? इस चरण में जोर सीधे सीधे ब्रिटिश पूंजी के निवेश पर था। अब ब्रिटेन के पूंजीपतियों के पास इतना पैसा जमा हो गया था कि वे उसे भारत में लगाना चाहते थे। भारत में क्यों? क्योंकि यहाँ मजदूर सस्ते थे और मुनाफा बहुत ज्यादा। तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा, चाय के बागान, इन सब में भारी निवेश हुआ। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। और वो पेंच ये होगा कि ये निवेश भारत के विकास के लिए नहीं था। बिल्कुल। रेलवे लाइनें इसलिए नहीं बिछाई गईं कि भारतीय एक दूसरे से जुड़ें, बल्कि इसलिए ताकि बंदरगाहों तक कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके और ब्रिटिश माल देश के कोने कोने तक बेचा जा सके। और सेना को भी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। सही। हर निवेश के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, ब्रिटिश हितों को साधना और अपने निवेश को सुरक्षित रखना। तो ये तो शोषण का एक पूरा ढांचा था जो समय के साथ और मजबूत और कह सकते हैं चालाक होता गया। हाँ, ये सब तो बड़े स्तर की बातें हैं, व्यापार, उद्योग, निवेश। लेकिन इसका असर उस आम इंसान पर क्या पड़ रहा था जो अपने खेत में हल चला रहा था? मतलब किसानों पर इसका क्या असर हुआ? हाँ, और तीनों ही भू राजस्व प्रणालियों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। चलिए पहली की बात करते हैं,
स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और सरकार ने उनके लिए राजस्व की रकम हमेशा के लिए तय कर दी। हमेशा के लिए। ये तो जमींदारों के लिए फायदे का सौदा लगता है। अगर पैदावार बढ़ी तो सारा फायदा उनका। कागज पर तो यही लगता था, लेकिन इसमें एक बहुत ही क्रूर कानून था, सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ। सनसेट लॉ। इसका मतलब था कि अगर कोई जमींदार तय तारीख को सूरज डूबने तक लगान जमा नहीं कर पाता तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। कोई सुनवाई ही नहीं, कोई मोहलत नहीं, कुछ नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि कई पुराने पारंपरिक जमींदार जिनका अपनी जमीन और किसानों से एक रिश्ता था, वो तबाह हो गए। और उनकी जगह किसने ली? उनकी जगह ले ली शहरी साहूकारों और व्यापारियों ने, जिन्हें जमीन से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ लगान वसूलने से था। किसानों का शोषण पहले से कई गुना बढ़ गया। तो जमींदार जो पहले गांव का एक हिस्सा हुआ करते थे, अब बस एक तरह के वसूली एजेंट बनकर रह गए। सही। ठीक है, तो ये बिचौलियों वाला सिस्टम तो फेल हो गया। फिर उन्होंने सीधे किसानों से लगान वसूलने की कोशिश की होगी। वही है रैयतवाड़ी प्रणाली। बिल्कुल। ये व्यवस्था मद्रास, बंबई और असम के कुछ हिस्सों में लागू हुई। यहाँ सरकार सीधे किसानों यानी रैयतों से समझौता करती थी, कोई भी चौलिया नहीं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। लगता है, लेकिन ये किसानों के लिए और भी घातक साबित हुई। इसमें लगान की दरें बहुत ज्यादा थीं, लगभग 50 से 60% तक। 50 से 60%? जी हाँ। मतलब किसान की आधी से ज्यादा मेहनत तो सरकार ले जाती थी। हाँ, और सरकार उन्हें जब चाहे बढ़ा सकती थी, और अगर फसल खराब हो जाए या सूखा पड़ जाए तब भी कोई माफी नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि किसान लगान चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेने पर मजबूर हो गया, और यहीं से ग्रामीण भारत में कर्ज के उस अंजलेन जाल की शुरुआत हुई जिससे किसान की पीढ़ियां भी बाहर नहीं निकल पाईं। वो अपनी ही जमीन पर साहूकार का बंधुआ मजदूर बनकर रह गया। बिल्कुल। तो एक सिस्टम में जमींदार शोषण कर रहा था, दूसरे में सीधे सरकार। कोई बीच का रास्ता नहीं था क्या? शायद एक सामुदायिक तरीका? उन्होंने वो भी आजमाया। तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी। हाँ, जो उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में लागू हुई। यहाँ पूरे गांव या गांव के समूह, जिसे महाड़ कहते थे, के साथ लगान का समझौता होता था। लगान इकट्ठा करके जमा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी। ये तो थोड़ा बेहतर लग रहा है, सामूहिक जिम्मेदारी। पर इसने गांव के मुखिया को बहुत ताकतवर बना दिया। अच्छा। उसने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, किसानों को जमीन से बेदखल किया। और इन तीनों ही प्रणालियों का एक साझा नतीजा ये निकला कि जमीन, जो पहले किसान की मां होती थी, वो अब बस एक चीज बन गई। हाँ, अब सिर्फ एक खरीद बिक्री की चीज, एक कमोडिटी बनकर रह गई। उसे बेचा जा सकता था, नीलाम किया जा सकता था। उसका सामाजिक और भावनात्मक मूल्य खत्म हो गया। चाहे व्यवस्था कोई भी हो, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी, पिस रहा था सिर्फ किसान। एक तरफ खेती तबाह हो रही थी, लेकिन भारत तो अपने कारीगरों, अपने बुनकरों और अपने शानदार कपड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। बिल्कुल। ढाका की मलमल के बारे में तो कहा जाता था कि वो अंगूठी से निकल जाती थी। मैनचेस्टर की मिलों का उन पर क्या असर पड़ रहा था? उन पर तो जैसे कहर टूट पड़ा। इसके लिए एक बहुत ही सोची समझी, मतलब दोहरी मार वाली नीति अपनाई गई। दोहरी मार कैसे? पहला, ब्रिटेन की मिलों में बनी मशीनी चीजों, खासकर कपड़े पर भारत में आने पर लगने वाला आयात शुल्क लगभग खत्म कर दिया गया। इससे वो सामान भारत के बाजारों में बहुत सस्ता बिकने लगा। और दूसरा, इसके ठीक उल्टा, भारत में बने हाथ का सामान, खासकर जब उन्हें भारत से बाहर भेजा जाता था, तो उन पर भारी टैक्स लगाए गए। मतलब अपने माल के लिए दरवाजे खोल दो और हमारे माल के लिए दरवाजे बंद कर दो। हाँ, नतीजा ये हुआ कि भारतीय कारीगर न तो विदेशी बाजार में टिक पाए और धीरे धीरे अपने ही देश के बाजार से बाहर हो गए। तो फिर इन लाखों बुनकरों, शिल्पकारों, कारीगरों का क्या हुआ, जो पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे थे, जिनका हुनर ही उनकी पहचान था? उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो रातों रात बेरोजगार हो गए। तो वो कहाँ गए? मजबूरी में वो शहरों और कस्बों को छोड़कर गांव की तरफ भागे, जहां वो खेतीहर मजदूर बन गए। इससे खेती की जमीन पर आबादी का दबाव और ज्यादा बढ़ गया, जो पहले से ही संकट में थी। इसी को विऔद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, ये एक भयानक सामाजिक और आर्थिक सदमा था। सोचिए, अगर आज भारत के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से कहा जाए कि कल से आपको जाकर खेती करनी है, तो कैसा लगेगा? ये कुछ वैसा ही था। ये तो बहुत ही भयावह तस्वीर है। इस पूरे सिस्टम को, जहां से भारत का पैसा और संसाधन लगातार बाहर जा रहा था, दादा भाई नौरोजी ने एक नाम दिया था, है ना? हाँ, बिल्कुल।
धन का बहिर्वाह सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ये सामान्य व्यापार में होने वाले मुनाफे से अलग कैसे था? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, सामान्य व्यापार में आप कुछ बेचते हैं तो बदले में कुछ खरीदते हैं, एक लेन देन होता है। लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ एक तरफा बहाव था। एक तरफा? हाँ, ये भारत के राजस्व और उत्पाद का वो हिस्सा था जो इंग्लैंड भेजा जा रहा था, लेकिन जिसके बदले भारत को कोई भी आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। तो ये निकासी हो कैसे रही थी? कई रास्तों से, जैसे कि होम चार्जेस। होम चार्जेस, ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा सा लगता है। हाँ, लेकिन ये सबसे बड़ा रास्ता था और यहीं पर इस शोषण का सबसे चौंकाने वाला रूप सामने आता है। होम चार्जेस का मतलब था कि भारत में ब्रिटिश राज को चलाने का सारा खर्चा, मतलब यहां तक कि लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके पूरे दफ्तर का खर्चा भी भारतीय खजाने से दिया जाता था। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जो अफसर लंदन में बैठकर भारत पर शासन करने के नियम बना रहे थे, उनकी तनख्वाह भी भारतीय टैक्स पेयर दे रहा था? सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, उनकी पेंशन भी। पेंशन भी? जी, भारत में काम कर चुके ब्रिटिश सिविल और मिलिट्री अफसरों की पेंशन भारत से जाती थी। ब्रिटिश कंपनियों ने जो मुनाफा कमाया वो भी इंग्लैंड भेजा जाता था। और सबसे अपमानजनक बात, वो क्या? ब्रिटेन अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए जो युद्ध लड़ता था, चीन में, अफगानिस्तान में, बर्मा में, उन युद्धों का खर्चा भी भारत के खाते में डाल दिया जाता था। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत अपनी ही जेब से अपनी गुलामी की कीमत चुका रहा था। यही ड्रेन ऑफ वेल्थ का सार है। कल्पना कीजिए, आपको अपने ही घर पर कब्जा करने वाले का सारा खर्चा उठाने के लिए मजबूर किया जाए। ये वही था। बिल्कुल। इसका सीधा असर यह हुआ कि भारत में पूंजी निर्माण हो ही नहीं सका। जब देश का पैसा लगातार बाहर जाता रहेगा तो यहाँ उद्योग कैसे लगेंगे, स्कूल, अस्पताल कैसे बनेंगे? निवेश कहाँ से आएगा? सही। इस लगातार निकासी ने भारत की खरीदने की शक्ति को खत्म कर दिया। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, किसानों को निचोड़ना, उद्योगों को तबाह करना और देश की दौलत को बाहर भेजना, तो इसका अंतिम नतीजा क्या निकला? अंतिम नतीजा था भयानक गरीबी और बार बार पड़ने वाले अकाल। अकाल? हाँ, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में भारत ने इतिहास के कुछ सबसे विनाशकारी अकाल देखे, जिनमें लाखों लोग मारे गए। एक और काम किया गया जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। इसका क्या मतलब था? मतलब किसानों को खाने की फसलें जैसे गेहूं, चावल की जगह नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। जैसे नील या कपास? हाँ, नील, कपास, अफीम, क्योंकि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को उनकी जरूरत थी। इससे खाने के अनाज की कमी हो गई और अकाल के समय स्थिति और भी भयानक हो जाती थी। लेकिन क्या इस पूरे शोषण का कोई राजनीतिक असर भी हुआ? क्या लोगों को समझ में आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त जैसी शुरुआती राष्ट्रवादियों ने अपने अध्ययनों से आम लोगों को यह समझाया कि उनकी गरीबी किसी भगवान की देन या उनकी किस्मत का नतीजा नहीं है, बल्कि उनकी गरीबी ब्रिटिश नीतियों का सीधा परिणाम है। इस आर्थिक समझ ने ही भारत में राष्ट्रवाद की आग में घी का काम किया। अच्छा। जब लोगों को ये एहसास हुआ कि उनकी समस्याओं की जड़ आर्थिक शोषण में है, तो राजनीतिक आज़ादी यानी स्वराज की मांग को एक मजबूत और ठोस आधार मिला। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां महज व्यापार या प्रशासन चलाने का तरीका नहीं थी। नहीं, ये भारत को आर्थिक रूप से पंगु बनाने, उसकी आत्मनिर्भरता को खत्म करने और ब्रिटेन के औद्योगिक साम्राज्य को मजबूत करने का एक सोचा समझा, व्यवस्थित और बेहद क्रूर प्लान था। बिल्कुल। और जाते जाते यहाँ सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता हूँ। बताइए। इस पूरे आर्थिक शोषण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या रहा होगा? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसके हुनर और उसके आत्मसम्मान को सदियों तक जानबूझकर कमजोर किया जाता है, तो उसकी आत्मनिर्भरता की भावना पर क्या असर पड़ता है? और उस औपनिवेशिक विरासत से मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से उभरने में किसी समाज को असल में कितना समय लगता है?